Fundamental Classes Faridabad YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental Classes Next Door Shopping Mall Sector 76 फरीदाबाद। कक्षा 10 अध्ययन सामग्री अध्याय 6 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। जीवों की संरचना व्यवस्थित होती है। यदि यह व्यवस्थित संरचना टूट जाए तो जीव मृत हो जाएगा। जीवों के शरीर में उपापचय अभिक्रियाओं द्वारा इस व्यवस्थित संरचना की मरम्मत और रखरखाव होता रहना चाहिए। ये अभिक्रियाएं जो मिलकर अनुरक्षण मेंटेनेंस का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती हैं। हम इस अध्याय में निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 पोषण भोजन करना। नंबर 2 श्वसन सांस लेना। नंबर 3 परिवहन या वहन पानी और भोजन रक्त द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है जिसे परिवहन या वहन कहते हैं। उत्सर्जन जो भोजन पचता नहीं उसको बाहर निकाल देते हैं उसको उत्सर्जन कहते हैं। नंबर 1 पोषण। 2 टर्म्स कनेक्टेड विद पोषण। पोषण से संबंधित 2 शब्दावली। ए पोषण, बी पोषक तत्व। पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन लेता है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। 1.3 पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं पोषक कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य पोषक तत्व हैं और वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। क्योंकि इनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है इसलिए इनको वृहत पोषक तत्व कहते हैं। खनिजों और विटामिनों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। 1.4 पोषण की आवश्यकता नीड ऑफ न्यूट्रिशन। विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। 1.5 पोषण के तरीके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। 1 सपोषी पोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। 2 विषमपोषी पोषण हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। 1.6 सपोषी पोषण ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है सपोषी पोषण कहलाता है। हरे पौधे और नील हरे शैवाल पोषण के सपोषी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वे जीव जो सपोषी भोजन करते हैं सपोषी कहलाते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करता है विषमपोषी पोषण कहलाती है। हरे पौधों और नीले हरे शैवाल के अलावा अन्य जीव पोषण के विषमपोषी पोषण के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। 1.7 पौधों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे जिनको हम सपोषी कहते हैं, सपोषी का मतलब जो भोजन खुद बना सकते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधों को सपोषी कहते हैं। नीचे प्रकाश संश्लेषण का चित्र दिखाया गया है। इसमें पौधे सूर्य का प्रकाश
सूर्य से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और पानी ज़मीन से लेते हैं और इनको लेकर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन ग्लूकोज बना सकते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण नीचे दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O, ये दोनों मिलकर और सूर्य का प्रकाश लेते हैं और क्लोरोफिल जो कि पौधों में होता है उसकी सहायता से शुगर ग्लूकोज C6H12O6 बना सकते हैं प्लस ऑक्सीजन को ये वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य के लिए ऑक्सीजन गैस काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज C6H12O6 बनता है। हरे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख स्थान हैं। पौधों के हरे भाग में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल से हमें मिलता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस 6O2 प्लस 6H2O वाटर। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश सनलाइट, 2 क्लोरोफिल, 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 4 पानी H2O। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस पौधों के रंध्रों में से अंदर आती है। रंध्रों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और ऑक्सीजन गैस O2 पौधों के रंध्रों में से उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। पानी और घुले हुए खनिज जैसे नाइट्रोजन, जिसका सूत्र N है, फॉस्फोरस जिसका सूत्र P है, पोटेशियम जिसका सूत्र K है, आदि पौधों द्वारा मिट्टी के जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। पौधे जड़ों और तनों में जाइलम ऊतक के माध्यम से मिट्टी से पानी लेते हैं। जाइलम ऊतक के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसके द्वारा सहायता से पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के चरण स्टेप्स। नंबर 1 प्रकाश अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसको हम प्रकाश अभिक्रिया बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। नंबर 2 अप्रकाश अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता न हो, इसको हम डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल को सक्रिय करता है, जिससे पानी के अणु का विभाजन होता है। जल H2O अणु का हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में विभाजन प्रकाश अभिक्रिया का एक भाग है। नीचे दिए गए अन्य चरण स्टेप्स प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अप्रकाश अभिक्रिया का हिस्सा है। पानी के अणु के विभाजन से निकलने वाली हाइड्रोजन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को पौधे ग्लूकोज C6H12O6 में अपचायित कर देते हैं। ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण का उत्पोत्पाद, जिसे इंग्लिश में बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्लूकोज बाद में
स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और स्टार्च पौधों की पत्तियों और पौधों के अन्य भागों में जमा हो जाता है। स्टार्च अणु का मूल रासायनिक सूत्र है C6H10O5 ब्रैकेट N। N नंबर है 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। 1.8 रंध्र छिद्र, पौधों के पत्तों में तनों में रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। रंध्र पत्ती या तने के बाहरी आवरण में मौजूद छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से गैस विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है पानी को पौधे वाष्प बनाकर बाहर निकालते हैं इन्हीं रंध्रों से ही, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। रंध्रों के कार्य: प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ती के रंध्र के अंदर जाती है और ऑक्सीजन गैस O2 रंध्र के माध्यम से पत्ती से बाहर आती है। पौधों की पत्तियों में रंध्र होते हैं। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस O2 पत्ती के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 रंध्रों के माध्यम से पत्ती से बाहर जाती है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से बड़ी मात्रा में पानी निकलता है। रंध्र, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, के छिद्रों का खुलना और बंद होना। रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना जो उसके चारों ओर कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, द्वारा नियंत्रित होता है, जिसको इंग्लिश में गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड का मतलब रक्षा करना। जब द्वार कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं से पानी लेती हैं तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, और पानी वातावरण में छोड़ दिया जाता है। जब पानी रंध्र से बाहर जाता है तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है। ए में रंध्र खुला है और बी में रंध्र बंद है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व: इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण वह मुख्य तरीका है जिसके द्वारा सभी जीवों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती है। हरे पौधे भोजन के मुख्य उत्पादक हैं। अन्य सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसे शेर है वो भी, टाइगर है, लायन है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर ही निर्भर है, क्योंकि अगर टाइगर चीता हिरन को खाता है तो हिरन अपना भोजन हरे पौधों से ही लेता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस और ऑक्सीजन O2 गैस के संतुलन को बनाने में भी मदद करती है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है और ये प्रकाश संश्लेषण के कारण ही होता है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के कारण वातावरण में ऑक्सीजन O2 गैस का स्तर भी बना रहता है, मतलब कि ऑक्सीजन गैस अधिक मात्रा में बनी रहती है। विषम पोषी पोषण, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करता है विषम पोषी पोषण कहलाता है। हरे पौधों और नीले हरे शैवाल के अलावा अन्य जीव विषम पोषी पोषण करते हैं। विषम पोषी पोषण को आगे 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, मृतोपजीवी पोषण, इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
नंबर 2 होलोजोइक पोषण। नंबर 3 परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को इंग्लिश में पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। 1.11 मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण में जीव भोजन पर पाचक रसों का स्राव करता है, और भोजन अभी शरीर के बाहर ही है, उसके ऊपर वो पाचक रसों का स्राव करता है। भोजन शरीर के बाहर ही पच जाता है, जबकि उसे अभी भी निगलना होता है। पचा हुआ भोजन तब जीव द्वारा ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है, शरीर के अंदर लिया जाता है। यह मृतोपजीवी पोषण ज़्यादातर कवक, जिसको इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं, और मिट्टी के बैक्टीरिया से जुड़ा होता है। सभी मृतोपजीवी जैसे कवक, बैक्टीरिया, कीड़े, कीट आदि मृतोपजीवी पोषण का पालन करते हैं। कुछ कीट जैसे घरेलू मक्खियाँ भी पोषण की इस पद्धति का पालन करते हैं। मशरूम भी मृतोपजीवी है। 1.12 होलोजोइक पोषण। होलोजोइक पोषण, होलो का मतलब ग्रीक भाषा में संपूर्ण होता है। जोइकोस का मतलब ग्रीक भाषा में जानवरों का होता है। होलोजोइक पोषण में पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी खाना खाने के बाद शरीर के अंदर खाने का पोषण होता है। मनुष्य सहित अधिकांश जानवर पोषण के इस तरीके का प्रयोग करते हैं। 1.13 परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वह जीव जो किसी अन्य जीव, जिसे मेजबान बोलते हैं, कि अंदर या बाहर रहता है और उससे पोषण भोजन लेता है, उसे परजीवी कहा जाता है। इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमरबेल, कैस्कटा, टिक्स, जू जिसको इंग्लिश में लाइस बोलते हैं, जोंक इंग्लिश में लीचीज बोलते हैं, फीता कृमि, आर्किड जो कि एक फूल देने वाले पौधे हैं, ये सब परजीवी पोषण करते हैं। मतलब कि किसी अन्य जीव के अंदर या बाहर रहते हैं। अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें केवल एक ही कोशिका होती है, जिसको हम अमीबा को हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें केवल एक ही कोशिका होती है, जिसमें पोषण की होलोजोइक विधि होती है। होलोजोइक पोषण में भोजन का पाचन भोजन के अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन का अंदर लेना शरीर के बाद होता है। इस प्रकार जीव के शरीर के अंदर पाचन होता है। होलोजोइक पोषण 5 चरणों में होता है, 5 स्टेप्स में होता है। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। नंबर 2 पाचन, डाइजेशन, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। नंबर 3 अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जीव द्वारा पचे हुए भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। पचा हुआ भोजन जीव अपने कोशिकाओं के अंदर ले लेता है, जिसको हम अवशोषण बोलते हैं। स्वांगीकरण, पचे हुए भोजन के उपयोग ऊर्जा के लिए और जीव की वृद्धि और मरम्मत के लिए आत्मसात करने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण या आत्मसात कहा जाता है। जो पचा हुआ भोजन है, उससे जीव जब ऊर्जा लेता है तो उसको हम स्वांगीकरण बोलते हैं। उत्सर्जन, अपचित भोजन, जो भोजन पचता नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं।
अमीबा में पोषण के चरण नीचे दिखाए गए हैं। पहले में नीले रंग में भोजन है और दूसरे में सूडोपोडिया नकली हाथ के द्वारा अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण अंदर ले लेता है, फिर डाइजेशन पाचन करता है तीसरे चित्र में, और चौथे चित्र में एब्जॉर्प्शन उस पचे हुए भोजन को कोशिकाओं के अंदर ले जाता है। एसिमिलेशन उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने को हम स्वांगीकरण बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं। इजेशन उत्सर्जन, और अपचित भोजन को अमीबा बाहर निकाल देता है, जिसको हम उत्सर्जन बोलते हैं। पैरामीशियम में पोषण, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम का निश्चित आकार होता है और भोजन एक विशिष्ट खास स्थान पर लिया जाता है। सीलिया, जिसको बहुवचन है, और सीलियम एक वचन है, ये बालों की तरह की आकृति होती है कि गति से भोजन को इस स्थान पर पैरामीशियम ले जाता है। सीलिया पैरामीशियम की पूरी सतह पर होते हैं। सीलिया बालों जैसी आकृति होती है। मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, या मानव पाचन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र में शामिल हैं नंबर 1 आहार नली, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में। नंबर 2 संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। आहार नली के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 आहार नली, नंबर 2 संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। ये मानव पाचन तंत्र में शामिल हैं, ये दो चीज़ें। आहार नली के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 मुंह, नंबर 2 ग्रसिका या भोजन नली, नंबर 3 अमाशय या पेट, नंबर 4 छोटी आंत जिसको शुद्धांत्र भी बोलते हैं, नंबर 5 बड़ी आंत जिसको हम बृहदांत्र या कोलोन भी बोलते हैं, नंबर 6 गुदा या मलाशय, नंबर 6 मलद्वार। जैव उत्प्रेरक या ग्रंथि या एंजाइम। हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों से जैव उत्प्रेरक निकलते हैं जो कि भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ए मुंह में लार ग्रंथि होती है जिसमें से एमाइलेज और टाइलिन जैव उत्प्रेरक होते हैं। एमाइलेज और टाइलिन स्टार्च को पचाता है और सुक्रोज या माल्टोज में परिवर्तित करता है। अमाशय, जिसको हम पेट भी बोलते हैं, में जठर ग्रंथि में पेप्सिन नामक जैव उत्प्रेरक होता है। पेप्सिन जैव उत्प्रेरक प्रोटीन को तोड़ता है। इसी प्रकार यकृत या जिगर में पित्तरस नामक जैव उत्प्रेरक का स्राव करता है। यकृत या जिगर में पित्तरस होता है। पित्तरस वसा का पाचन करता है। अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक जैव उत्प्रेरक का स्राव करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनो एसिड में बदल देता है और लाइपेज जैव उत्प्रेरक वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो इन जैव उत्प्रेरक के द्वारा भोजन का पाचन जल्दी हो जाता है। अब हम विस्तार से एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। नंबर 1 मुंह। मुंह में
लार ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं। लार ग्रंथियाँ लार को स्रावित निकालती हैं, जिसमें एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाता है और स्टार्च को सुक्रोज माल्टोज में परिवर्तित करता है। मुंह में दांत और जीभ होती है। दांत से भोजन चबाया जाता है। जीभ में स्वाद के ग्राही होते हैं जो स्वाद के बारे में बताते हैं। ग्राही को इंग्लिश में रिसेप्टर बोलते हैं। जीभ भोजन को पलटने में मदद करती है ताकि उसमें लार ठीक से मिल सके। दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे भोजन को निगलना आसान हो जाता है। ये पाचन तंत्र का चित्र दिखाया गया है। इसमें अलग अलग अंग दिखाए गए हैं जो कि पाचन में सहायता करते हैं। ग्रसिका या भोजन नली कर्माकुंचक गति आहार नाल नली के अस्तर की मांसपेशियां का लयबंद संकुचन और फैलाव या शिथिलन होता है। जो आहार नली की मांसपेशियां हैं वो उनमें खिंचाव और फैलाव या विस्तार होता है। इसे हम कर्माकुंचन गति बोलते हैं, जिसके द्वारा भोजन पूरी आगे जा सकता है। पूरी भोजन नली में कर्माकुंचक गति होती है, जिससे भोजन आगे जाता है। मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं, जिसको हम कर्माकुंचक गति बोलते हैं। नंबर 2, अमाशय या पेट या जठर या मैदा। अमाशय थैली जैसा अंग है। अमाशय की अधिकाधिक पेशीय दीवारें भोजन को मथने मिक्स करने में मदद करती है। पेट की दीवारें, अमाशय की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं, बनाती हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन कीटाणुओं को मारता है जो भोजन में मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा अमाशय के अंदर के माध्यम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय बना देता है, जिससे जठर ग्रंथियों के काम करने के लिए अम्लीय माध्यम पैदा हो जाता है, जिससे जठर ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरह कर सकती हैं। अमाशय की जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं, बनाती हैं, जिसमें पेप्सिन एंजाइम, जिसको जैव उत्प्रेरक बोलते हैं, जो प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित निकला हुआ बलगम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पेट की अंदरूनी परत को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। छोटी आंत, यह एक अत्यधिक कुंडलित ट्यूब जैसी संरचना है। छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, लेकिन इसकी मोटाई बड़ी आंत से कम होती है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ग्रहणी। नंबर 2, जैजुनम। नंबर 3, इलियम। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है जहां भोजन का पाचन होता है। जैजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है और इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। पाचन का मुख्य भाग ग्रहणी में होता है। भोजन का पाचन ग्रहणी में होता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है। ग्रहणी में यकृत और अग्नाशय से जैव उत्प्रेरक आकर भोजन का पाचन करते हैं। यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यकृत पित्तरस जैव उत्प्रेरक का निर्माण करता है, जो पित्ताशय में जमा हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। पित्ताशय को इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पित्तरस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है।
इस प्रक्रिया को वसा का पाइसीकरण, जिसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय अमाशय के नीचे स्थित होता है। यह अग्नाशयीय रस का स्राव निकालता है, बनाता है, जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज जैव उत्प्रेरक होते हैं। ट्रिप्सिन जैव उत्प्रेरक प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। पित्तरस और अग्नाशय रस एक यकृत अग्नाशय वाहिनी के माध्यम से ग्रहणी में जाता है, जैसा कि इस चित्र में नीचे दिखाया गया है। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदल जाते हैं। पाचन का मुख्य भाग ग्रहणी, जो कि पहला भाग होता है छोटी आंत का, उसमें होता है। जैजुनम में कोई पाचन नहीं होता। जैजुनम छोटी आंत का बीच का भाग है। इलियम, जो कि छोटी आंत का आखिरी भाग है। इलियम की भीतरी दीवार कई उंगलियों जैसी संरचनाओं में प्रक्षेपित होती हैं। इलियम की जो दीवार होती है उसमें उंगली जैसी, कई उंगलियां जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे विली, बारीक होती हैं जैसे बाल होते हैं, विली कहा जाता है। विली छोटे बालों की तरह की संरचना होती है। विली इलियम के अंदर सतह क्षेत्र को बढ़ाता है ताकि भोजन का अधिक अवशोषण हो सके। विली के द्वारा जो भोजन है वो शरीर अपने अंदर ग्रहण करता है, अपनी कोशिकाओं में ले जाता है। इसके अलावा विली इलियम के लुमेन, मोटाई को भी कम करता है ताकि इष्टतम अवशोषण, अधिकतम अवशोषण हो सके। अवशोषण का मतलब भोजन को शरीर के अंदर कोशिकाओं तक ले जाना। इसमें विली के द्वारा भोजन इलियम में, जो कि छोटी आंत की आखिरी भाग है, भोजन अधिक समय तक रह सकता है। पचा हुआ भोजन विली द्वारा अवशोषित किया जाता है। यकृत, नीचे जो ब्राउन कलर है उसमें यकृत, लीवर दिखाया गया है, और ग्रीन, हरे रंग में पित्ताशय, गॉल ब्लैडर दिखाया गया है, और लाइट ब्राउन कलर में पैनक्रियाज, अग्नाशय दिखाया गया है। और यकृत अग्नाशय वाहिनी के द्वारा जो जैव उत्प्रेरक हैं, यकृत और अग्नाशय से छोटी आंत में आते हैं। ग्रहणी छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, उसमें आते हैं। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत छोटी आंत से लंबाई में छोटी होती है लेकिन मोटाई में बड़ी होती है। अपचा भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। कुछ पानी और नमक बड़ी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है, जहाँ से इसे गुदा के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। बड़ी आंत पानी की अधिकता को सोख लेती है। बाकी सामग्री को गुदा के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन एंजाइम, स्राव का स्थान और कार्य, जैसा कि तुम्हें पता है, भोजन जैव उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में एंजाइम बोलते हैं, उसके द्वारा भोजन पचता है। एंजाइम पाचन नली के किस भाग में कहाँ पैदा होता है, ये इस टेबल में दिखाया गया है। स्राव का स्थान मुंह, मुंह में एमाइलेज जैव उत्प्रेरक होता है, जो कि
स्टार्च का पाचन करता है, और मुंह में टाइलिन जैव उत्प्रेरक भी होता है, और टाइलिन भी स्टार्च का पाचन करता है। अमाशय या पेट या जठर, इसमें पेप्सिन जैव उत्प्रेरक होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम जैव उत्प्रेरक प्रोटीन को तोड़ता है। यकृत या जिगर पित्ताशय की थैली पितरस का स्राव करती है जो कि वसा का पाचन करता है। पितरस अग्नाशय में ट्रिप्सिन जैव उत्प्रेरक होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टान और अमीनो एसिड में बदल देता है। अग्नाशय में लाइपेज जैव उत्प्रेरक का बनता है। लाइपेज जैव उत्प्रेरक वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes, next door shopping mall, sector 76 फरीदाबाद। नंबर 2 श्वसन रेस्पिरेशन। 2.1 श्वसन। श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है। श्वसन द्वारा खाया गया भोजन सरल घटकों में टूट जाता है और ऊर्जा निकलती है जिसका हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा के द्वारा ही हम दैनिक जीवन के कार्य कर सकते हैं। 2.2 श्वसन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन द्वारा दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन के कुछ तथ्य हैं। सम फैक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का स्थान है और इसमें निकलने वाली ऊर्जा एटीपी को इंग्लिश में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं के रूप में संग्रहित होती है। संग्रहित का मतलब स्टोर। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होता है, स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है और आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा शरीर को देता रहता है। श्वसन के चरण, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना, यह चरण कोशिका द्रव में होता है। ग्लूकोज C6H12O6 का अणु पाइरूविक एसिड जिसका सूत्र है C3H4O3 में टूट जाता है। ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में टूट जाता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन के अणु होते हैं और पाइरूविक अम्ल में 3 कार्बन के अणु होते हैं। और जब ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। पाइरूविक अम्ल का आगे टूटना। आगे पाइरूविक अम्ल का टूटना किसी विशेष जीव में श्वसन के प्रकार पर निर्भर करता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। वायवी श्वसन। नंबर 2 अवायवी श्वसन। वायवी श्वसन, इस प्रकार का श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पाइरूविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पानी और ऊर्जा निकलती है। C6H12O6 प्लस 6O2 हमें मिलता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ऊर्जा, जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अवायवीय श्वसन, इस प्रकार का श्वसन कोशिका द्रव
में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। पायरुविक एसिड अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल या तो एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इथाइल अल्कोहल आमतौर पर जीवाणुओं जैसे यीस्ट या बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन के मामले में बनता है। ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया है अवायवीय श्वसन की। C6H12O6 प्लस नो ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो हमें मिलता है 2C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस 2CO2 प्लस ऊर्जा। लैक्टिक अम्ल कुछ रोगाणुओं के साथ मानव मांसपेशियों की कोशिकाओं में भी बनता है। रासायनिक सूत्र है, अभिक्रिया है C6H12O6 प्लस लैक ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसमें, तो हमें 2CH3CHOHCOOH लैक्टिक अम्ल का सूत्र है ये CH3CHOHCOOH। दौड़ते समय पैर की मांसपेशियों में दर्द, पेन इन मसल्स वाइल रनिंग। जब कोई बहुत तेज दौड़ता है तो उसे पैर की मांसपेशियों में धड़कते हुए दर्द का अनुभव होता है। यह मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के कारण होता है। वैसे तो मनुष्य वायवीय श्वसन करता है, लेकिन जब मनुष्य बहुत तेज दौड़ता है तो कुछ श्वसन अवायवीय हो जाता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है और जिसके कारण दर्द होता है मांसपेशियों में। दौड़ने के समय मांसपेशियों की कोशिकाओं से ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। इसकी भरपाई अवायवीय श्वसन द्वारा की जाती है और इस प्रक्रिया में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, जिसका सूत्र है CH3CHOHCOOH बनता है। लैक्टिक एसिड के जमा होने से टांगों की मांसपेशियों में दर्द होता है। कुछ देर आराम करने के बाद दर्द कम हो जाता है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन के लिए जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। विभिन्न जीव ऑक्सीजन के सेवन और कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन बाहर निकालना के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। विसरण वह विधि है जिसका उपयोग श्वसन के लिए एक कोशिकीय और कुछ सरल जीवों द्वारा किया जाता है। पौधों में विसरण का उपयोग गैसों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मनुष्य जैसे जटिल जंतुओं में श्वसन तंत्र गैसों के आदान प्रदान का कार्य करता है। गलफड़े मछलियों के श्वसन अंग होते हैं। मछलियां गलफड़ों, जिसको इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं, के माध्यम से पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। चूँकि जलीय वातावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की सांस लेने की गति तेज होती है। जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जलीय जीव, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम होती है। कीड़ों में श्वसन छिद्र या निकास छिद्र और श्वास नली की एक प्रणाली होती है जिसका उपयोग ऑक्सीजन लेने के लिए किया जाता है। श्वास नली प्रणाली की बड़ी नलिकाएं होती हैं जो निकास छिद्र से अंदर की ओर चलती हैं और आमतौर पर महीन बारीक शाखाओं में टूटती है, जिनमें सबसे छोटी लगभग 2 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर व्यास की होती हैं। स्थलीय जीवों में पौधों के आदान प्रदान के लिए फेफड़े होते हैं। स्थलीय वातावरण में
ऑक्सीजन की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्थलीय वातावरण में ऑक्सीजन काफ़ी होती है। इसलिए मछलियों की तुलना में स्थलीय जीवों में सांस लेने की गति धीमी होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। मानव श्वसन प्रणाली, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव श्वसन तंत्र में फेफड़ों की एक जोड़ी होती है। मानव श्वसन प्रणाली में मुख्य संरचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नासिका। मानव शरीर की नाक में 2 नासिका छिद्र होते हैं। नाक की भीतरी परत बालों से ढकी होती है और बलगम स्राव के कारण गीली रहती है। बलगम और बाल सांस की हवा में मौजूद धूल के कणों को छानने में मदद करते हैं। नाक मार्ग। दोनों नासिका छिद्र आगे जाकर एक बिंदु पर मिलकर नासिका मार्ग का निर्माण करते हैं। घर्षण के कारण नासिका मार्ग में प्रवेश करने पर हवा गर्म हो जाती है। ग्रसनी। यह एक नली जैसी संरचना होती है जो नासिका मार्ग के बाद भी चलती रहती है। स्वर यंत्र। यह भाग ग्रसनी के बाद आता है। इसे स्वर यंत्र कहा जाता है। स्वर यंत्र से ही कंपन के कारण आवाज़ पैदा होती है। नंबर 5, श्वास नली, ट्रैकिया। यह उपस्थिति के छल्ले से बनी होती है। उपस्थिति के छल्ले हवा की अनुपस्थिति में श्वासन नली को दबने से रोकते हैं। श्वसनी। श्वसनली से एक जोड़ी श्वसनी निकलती है जो दोनों फेफड़ों में जाती है। श्वसन नलिका, श्वसनिका या वायु कोशिकाएं। एक श्वसनी फेफड़े के अंदर शाखाओं और उपशाखाओं में बट जाती है, विभाजित हो जाती है, जिसे वायु कोशिकाएं कहते हैं। वायु कोशिकाएं आगे कुपिका कोश में बदल जाती है। ये वायु कोशिकाएं के अंत में स्थित होती हैं। कुपिका कोश वायु कोशिकाओं के अंत में स्थित होती हैं। कुपिका कोश एक बहुत पतली झिल्ली से बना होता है और यह वह स्थान है जहाँ रक्त कोशिकाएं खुलती हैं। कुपिका कोश में ऑक्सीजन रक्त के साथ मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर आ जाती है। कुपिका कोश में गैसों का आदान प्रदान दबाव में अंतर के कारण होता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। बाईं तरफ जो लाल रंग में कुपिका दिखाई गई हैं, यहीं पर ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के से बाहर निकलती है। श्वसन तंत्र की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेफड़ों के श्वसन तंत्र को डायफ्राम और पसलियों के बीच की मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंटरकोस्टल मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती हैं जो छाती की पसली के पिंजरे के भीतर होती हैं। इंटरकोस्टल मांसपेशियों में बाहरी, आंतरिक और आंतरिक परत की मांसपेशियां की 3 परतें होती हैं जो वे पसलियों के बीच की जगह को भरने के लिए जोड़ती हैं। डायफ्राम एक झिल्ली है जो वक्ष कक्ष को उदर गुहा कक्ष से अलग करती है। वक्ष गुहा, जिसे छाती गुहा भी कहा जाता है, जो कि छाती के नीचे होती है, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा खोखला स्थान है। डायफ्राम वक्ष, जिसको गुहा और उदर गुहा कक्ष भी बोलते हैं, जो कि शरीर का सबसे बड़ा खोखला स्थान है, जो कि छाती वक्ष कक्ष छाती कक्ष के नीचे होता है। और डायफ्राम वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो फेफड़े फैलते हैं और हवा अंदर आती है।
जब डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है तो फेफड़े सिकुड़ते हैं और हवा बाहर निकलती है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। परिवहन, वहन, रक्त परिसंचरण, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। 3.1 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मानव शरीर में भोजन, ऑक्सीजन आदि के लिए परिवहन का मतलब भोजन, ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना के लिए मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। यह हृदय, धमनियों, शिराओं और रक्त केशिकाओं से बना होता है। रक्त पदार्थ के वाहक की भूमिका निभाता है, क्योंकि रक्त भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। हृदय रक्त को पंप करता है और फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है। पौधों में पानी और भोजन के लिए परिवहन व्यवस्था है। 3.2 हृदय, जिसको दिल भी बोलते हैं, इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। हृदय एक पेशिकीय अंग है जो हृदय की मांसपेशियों से बना होता है। हृदय मनुष्य की मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय एक पंप करने वाला अंग है जो रक्त को पंप करता है और फेफड़े ऑक्सीकरण द्वारा रक्त को शुद्ध करते हैं। मानव हृदय 4 कक्षों में से बना है। दायां अलिंद, जो कि चित्र में नीले रंग में दिखाया गया है। दायां निलय, जो कि दाएं अलिंद के नीचे है। बायां अलिंद, जो कि येलोइश कलर में है और उसके नीचे बायां निलय है। महाशिरा के द्वारा गंदा खून फेफड़ों के अंदर आता है और वो दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है। उसके बाद वो फेफड़ों में जाता है और वहाँ शुद्ध होकर हृदय के आनंद में आ जाता है और बाएं आलिंद से फिर वो बाएं नील्या में चला जाता है और बाएं नील्या से वो शरीर के भागों में चला जाता है। हृदय रक्त को पंप करता है और फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। संकुचन और शिथिलता। संकुचन, हृदय की मांसपेशियों के सिकुड़ने को संकुचन बोलते हैं। शिथिलता, ढीला होना, फैलना। हृदय की मांसपेशियों के आराम या शिथिल, नरम होने को शिथिलता कहा जाता है। धमनियाँ, शिराएं, केशिकाएं। धमनियाँ ये मोटी दीवार वाली रक्त वाहिका होती हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। फुसफुसिया धमनियाँ अपवाद हैं क्योंकि वे हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। शिराएं ये पतली दीवार वाली रक्त वाहिका होती हैं जो विभिन्न अंगों से हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। फुसफुसियाँ शिराएं अपवाद हैं क्योंकि वे फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त, जो कि साफ खून होता है, ले जाती हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए शिराओं में वाल्व मौजूद होते हैं जिससे जो गंदा खून है वो आगे ही जाता है, पीछे की तरफ नहीं जा पाता। केशिकाएं, कैपिलरीज, ये रक्त वाहिकाएं हैं जिसमें एकल कोशिका वाली दीवार होती हैं, ये बहुत बारीक होती हैं। केशिकाएं धमनियों और शिराओं के बीच रक्त का परिवहन करती है। धमनियाँ सबसे मोटी दीवार वाली सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती हैं और केशिकाएं सबसे छोटी
दीवारों वाली रक्त वाहिकाएँ होती हैं। धमनियाँ केवल मांसपेशियों के अंदर गहराई में स्थित होती हैं, लेकिन केशिकाएँ आपके पूरे शरीर के ऊतकों के अंदर होती हैं। डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, हृदय में रक्त के संचलन की दिशा। रक्त हृदय में नीचे दिखाए गए तीर की दिशा में घूमता है। सबसे पहले ऑक्सीजन रहित रक्त, गंदा खून, हृदय के दाएं आलिंद में आता है और दाएं आलिंद से दाएं नील्य में जाता है और दाएं नील्य से वो फेफड़ों में जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त, साफ खून बाएं फेफड़े के हृदय के बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से वो बाएं नील्य में जाता है और बाएं नील्य से वो शरीर के अंगों में महाधमनी के माध्यम से जाता है। महाधमनी अरोटा आपके शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को, साफ खून को, ऑक्सीजन युक्त रक्त साफ खून होता है, को हृदय से आपके शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती है। महाशिरा के दो भाग हैं। महाशिरा गंदे खून को शरीर से हृदय में लाती है। एक महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से गंदे रक्त को हृदय में शुद्ध करने के लिए देती है और दूसरी महाशिरा शरीर के निचले भाग से गंदा खून हृदय को शुद्ध करने के लिए देती है। रक्त या रुधिर, इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है और शरीर में विभिन्न पदार्थों के वाहक की भूमिका निभाता है। रक्त या रुधिर की बनावट। रक्त, नंबर 1, रक्त प्लाज्मा। रक्त निम्नलिखित 3 वस्तुओं से बना है। नंबर 1, रक्त प्लाज्मा। नंबर 2, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। नंबर 3, प्लेटलेट्स। नंबर 1, रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा एक हल्के रंग का तरल होता है जो ज़्यादातर पानी से बना होता है। रक्त प्लाज्मा रक्त का मैट्रिक्स या द्रव भाग बनाता है। नंबर 2, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। रक्त कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। ए, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, या लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। ए, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। कणिकाएं को हम कोशिकाएं भी बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग के होते हैं, जो एक वर्णक है। हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी ले जाया जाता है। बी, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, ये हल्के सफ़ेद रंग के होते हैं। वे प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिरक्षा का मतलब है ये बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। नंबर 3, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेवार होता है। रक्त जमाव एक रक्षा तंत्र है जो चोट लगने की स्थिति में रक्त की अधिक हानि को रोक देता है। रक्त को जमा देती है प्लेटलेट्स, जिससे रक्त शरीर के बाहर कम जाता है और रक्त की हानि कम होती है। 3.7, लसिका, जिसको इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं। लैटिन भाषा में लिम्फा का अर्थ है पानी। लसिका वह तरल पदार्थ है जो लसिका तंत्र से होकर बहता है। लसिका वाहिकाओं से बनी एक प्रणाली और मध्यवर्ती लिम्फ नोड्स, जिसका कार्य शिरापरक तंत्र की तरह द्रव वापस करना है। लसिका रक्त के समान होता है, लेकिन लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं नहीं होती। लसिका उस द्रव से बनता है
जो लाल रक्त केशिकाओं से रिश्ता है और ऊतकों में अंतरकोशिकीय स्थान में जाता है। यह द्रव लसिका वाहिकाओं के माध्यम से एकत्र किया जाता है और अंत में रक्त केशिकाओं में वापस आ जाता है। लसिका भी प्रतिरक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब है बीमारियों से लड़ना। तो लसिका बीमारियों से लड़ने में शरीर की सहायता करती है। लसिका एक पीले रंग का पदार्थ है जो रक्त केशिकाओं से अंतरकेशीय स्थान में जाता है। उसमें रक्त की तुलना में कम प्रोटीन होता है। लसिका ऊतकों से हृदय तक प्रवाहित होती है, जो परिवहन में सहायता करती है और कीटाणुओं को नष्ट करती है। दोहरा संचरण, हमारे हृदय में रक्त का दोहरा संचलन होता है। मतलब कि रक्त एक बार हृदय के अंदर जाता है और फिर बाहर जाता है, फिर अंदर आता है और फिर बाहर जाता है। मानव हृदय में रक्त एक हृदय चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। एक पूर्ण दिल की धड़कन जिसमें हृदय के सभी कक्ष सिकुड़ते हैं, एक बार शिथिल हो जाते हैं, हृदय चक्र कहलाता है। एक सामान्य वयस्क में हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार धड़कता है। एक हृदय चक्र में हृदय 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। इस प्रकार 1 मिनट में लगभग 4900 मिलीलीटर रक्त पंप करता है हृदय। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित करता है। पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पदार्थों के परिवहन के लिए पौधों में विशेष संवहनी ऊतक होते हैं। पौधों में 2 प्रकार के संवहनी ऊतक होते हैं, ए जाइलम, बी फ्लोएम। ए जाइलम, जाइलम पौधों में जल एवं खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम के द्वारा पौधे जल और खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जाइलम ट्रैकिड्स जाइलम वाहिकाओं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। ट्रैकिड्स और जाइलम वाहिकाएं संवाहक अंग हैं। जाइलम पौधों में एक सतत का मतलब लगातार ट्यूब बनाता है जो जड़ों से तने तक और पत्तियों की शिराओं तक चलती है। जाइलम पानी और खनिजों को पत्तियों से पौधों के दूसरे भाग तक ले जाता है। बी फ्लोएम, फ्लोएम पौधों में भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम निम्नलिखित से बना है। फ्लोएम छलनी ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और बास्ट फाइबर। चलनी नलिकाएं फ्लोएम में संवाहक तत्व हैं। ये भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को जड़ से पौधों के दूसरे भाग तक पहुंचाता है। रस के आरोहण, असेंट ऑफ सैप। रस, पौधों में रस किस प्रकार ऊपर जाता है जड़ों से पत्तों तक, इसका कारण नीचे दिखाया गया है। जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों में पानी और खनिजों की ऊपर की ओर गति को रस का आरोहण कहा जाता है। रस के आरोहण में कई कारक काम आते हैं और यह कई चरणों में होता है। उन्हें इस प्रकार समझाया गया है। ए जड़ दबाव, जड़ के बालों की कोशिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती हैं। परासरण के कारण मिट्टी का पानी बालों की जड़ों में प्रवेश करता है। जड़ का दबाव तने के आधार तक पानी की गति के लिए जिम्मेवार होता है। बी केशिका क्रिया, एक बहुत महीन नली को केशिका कहा जाता है। पानी या कोई भी तरल भौतिक बलों के कारण केशिका से ऊपर उठता है
और इस घटना को केशिका क्रिया कहा जाता है। केशिका क्रिया के कारण तने में जल कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। सी, पानी के अणुओं का आसंजन और सामंजस्य। पानी के अणुओं के बीच आसंजन और सामंजस्य की ताकत के कारण ऊपर की ओर बढ़ते हैं। आसंजन वो बल है जो कि विभिन्न वस्तुओं के बीच में लगता है, और सामंजस्य एक प्रकार के परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है। डी, वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में रंध्रों और उभरा हुआ छोटा रंध्र, जिसको हम वात रंध्र भी बोलते हैं, के माध्यम से जल वाष्प की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन निर्वात बनाता है, वैक्यूम बनाता है, जो एक चूसने जैसी क्रिया बनाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम ट्यूबों से पानी के स्तंभ को चूसता है और इस प्रकार पानी सबसे ऊंचे पौधों में बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम होता है। पौधों में भोजन का परिवहन, स्थानांतरण। फ्लोएम के माध्यम से पदार्थों का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है, अर्थात यह फ्लोएम में दो तरफा यातायात है। पत्तियां, जिसको खाद्य कारखाना बोलते हैं, से पौधों के विभिन्न भागों में भोजन के परिवहन को स्थानांतरण कहा जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधों के हवाई भागों से वाष्प के रूप में जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करके पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपर की ओर गति में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी पौधों के ऊपरी भागों में आ जाता है। वाष्पोत्सर्जन पौधे में तापमान नियमन में सहायक होता है, तापमान बना के रखता है। वाष्पोत्सर्जन रंध्रों और छोटे रंध्रों द्वारा होता है। नंबर 4, उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। मानव में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। शरीर से हानिकारक अपशिष्ट को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं के दौरान कई अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को समय रहते हटा देना चाहिए, क्योंकि शरीर में इनका जमा होना हानिकारक हो सकता है और जीव के लिए घातक भी हो सकता है। मानव उत्सर्जन प्रणाली। मानव की उत्सर्जन प्रणाली में शामिल हैं: ए, गुर्दे की एक जोड़ी, बी, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी, सी, मूत्राशय, डी, मूत्र मार्ग, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। मूत्राशय में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ से आवश्यकता पड़ने पर इसे मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। गुर्दा, जिसको हम वृक्क बोलते हैं, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। गुर्दा वृक्क सेम आकार का अंग है जो उदर गुहा में केशुरक स्तंभ के पास स्थित होता है। ऊपर जो है 2 गुर्दे दिखाए गए हैं जो कि सेम के आकार के हैं, लाल रंग में है चित्र में। वृक्क कई फिल्टरिंग इकाइयों से बना होता है जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है। वृक्काणु को वृक्क की क्रियात्मक छानने की इकाई कहा जाता है। वृक्काणु, जिसे इंग्लिश में नेफ्रॉन बोलते हैं। विक्राणु यह उलझी हुई ट्यूबों और फिल्टरिंग भाग से बना होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस रक्त केशिकाओं का एक नेटवर्क है जिससे वृक्क धमनी जुड़ी होती है। वह धमनी जो रक्त को ग्लोमेरुलस तक ले जाती है,
अभिवाही धमनी कहलाती है और ग्लोमेरुलस से रक्त प्राप्त करने वाली धमनी अपवाही धमनी कहलाती है। ग्लोमेरुलस एक कैप्सूल जैसे भाग से घिरा होता है जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। बोमेन का कैप्सूल एक महीन ट्यूब में फैला होता है जो अत्यंत कुंडलित होता है। विभिन्न नेफ्रॉन से नलिकाएं एकत्रित वाहिनी में परिवर्तित हो जाती हैं जो अंत में मूत्र वाहिनी में जाती है। गुर्दे में मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। मूत्र निर्माण में 3 चरण होते हैं। ग्लेमुरल निस्पंदन, रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट गंदे पदार्थ, ग्लूकोज पानी, अमीनो एसिड नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में निस्पंदित फिल्टर होते हैं। नंबर 2, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। अब निस्यंद से फिल्ट्रेट, जो कि फिल्टर होने के बाद में पानी होता है, इसे निस्यंद बोलते हैं। उपयोगी पदार्थ नेफ्रॉन के आसपास के केशिकाओं द्वारा पुनः वापिस रक्त में ले लिए जाते हैं। 3, स्राव। अतिरिक्त पानी और लवण नलिका में स्रावित होते हैं जो एकत्रित वाहिनी में से मूत्र वाहिनी में चले जाते हैं। गुर्दे में उत्पादित मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जाता है जहां इसे तब तक संग्रहित स्टोर किया जाता है जब तक कि इसे मूत्र मार्ग से मुक्त नहीं किया जाता। मूत्र बनाने का उद्देश्य रक्त से अपशिष्ट उत्पाद अर्थात यूरिया को छानना है जो यकृत में उत्पन्न होता है। अपोहन, डायलिसिस। अपोहन कृत्रिम गुर्दे द्वारा रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अगर मानव के गुर्दे खराब हो जाएं तो हम अपोहन की सहायता से रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को निकाल सकते हैं। इसको हम अपोहन बोलते हैं। अपोहन कृत्रिम गुर्दे द्वारा रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब गुर्दा काम कम या नहीं करता तो अपोहन का इस्तेमाल किया जाता है। अपोहन का चित्र नीचे दिखाया गया है। इसमें शरीर से रक्त बाहर निकाला जाता है, फिर उसमें से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को अलग किया जाता है और फिर वो रक्त शुद्ध होने के बाद में दोबारा फिर पेशेंट मरीज के अंदर भेज दिया जाता है। पौधों में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। पौधे श्वसन के दौरान रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं। पौधे बाष्पोत्सर्जन के समय रंध्रों और उभरे हुए छोटे रंध्रों, जिसे वात रंध्र बोलते हैं, के द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं। पौधे अन्य कचरे को पत्तियों, छाल आदि में जमा करते हैं जो पौधों से गिर जाते हैं। पौधे अपने आसपास की मिट्टी में कुछ अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को विशेष रूप से पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद के रूप में संग्रहित इकट्ठा किया जाता है। पौधों के कचरे को कोशिका की रिक्तिका में संग्रहित इकट्ठा किया जाता है। अरबी उपापचय अपशिष्टों को अरबी की पत्तियों में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल के रूप में संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। जिमीकंद या ओल या सूरन या रतालू कचरे को अपने तने में जमा करता है। फंडामेंटल क्लासेस यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you are able to see other videos of this channel. फंडामेंटल क्लासेस, नेक्स्ट और शॉपिंग मॉल, सेक्टर 76, फरीदाबाद। प्रशिष्ट और शब्दावली। सामान्य बिंदु, विषाणु कोई आणविक गति नहीं दिखाते। अगर विषाणु किसी शरीर के अंदर चले जाएं तो
हमें पता चलता है कि विषाणु शरीर के अंदर गए हैं, और ये आज तक का विवाद है कि विषाणु, जिसे इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, मृत है या जीवित हैं। अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण में अंग को एक व्यक्ति, जिसको अंगदाता बोलते हैं, से शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाता है और दूसरे व्यक्ति, जिसको प्राप्तकर्ता बोलते हैं, को प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कॉर्निया, गुर्दे, हृदय, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और हड्डी शामिल हैं। अंगदाता के जीवित रहने पर भी कुछ अंग जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े आदि का दान किया जा सकता है। पोषण से संबंधित बिंदु। गायें जुगाली करती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों को सेलुलोज के पाचन के लिए बड़ी लंबी आंत की आवश्यकता होती है। मांस पचने में आसान होता है, इसलिए बाघ जैसे मांसाहारियों की छोटी आंत छोटी होती है। यकृत या जिगर से पित्तरस, जो पित्ताशय में जमा होता है, भोजन को अक्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय जैव उत्प्रेरक ठीक ढंग से भोजन को पचा सकें। छोटी आंत की आंतरिक परत में विली नामक कई उंगलियों जैसे प्रक्षेपण उभार होते हैं, निकली होती हैं बाल जैसी आकृतियाँ, जो भोजन के अवशोषण के लिए स्तय क्षेत्र को बढ़ाती हैं। अपशिष्ट पदार्थ का निकास गुदा की अवरोधनी पेशनी द्वारा नियंत्रित होता है। दांतों की सड़न। जीवाणु मुंह में मौजूद चीनी पर कार्य करते हैं और अम्ल का उत्पादन करते हैं, जो दांत की परत को नरम और विखनिजीकृत करते हैं। टूथपेस्ट से दांतों को ब्रश करने से अम्ल बेअसर हो जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट अक्षारीय होता है। गुटखा के रूप में तंबाकू चबाने से भारत में मुंह के कैंसर के मामले अधिक होते हैं। श्वसन से संबंधित बिंदु। एटीपी ऊर्जा मुद्रा। अधिकांश कोशिका अभिक्रियाओं के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग एडीपी और कार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने के लिए किया जाता है। एडीपी प्लस फॉस्फोरस प्लस ऊर्जा एटीपी। कोशिका फिर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए इस एटीपी का उपयोग करती है। जब एटीपी में फास्फोट का टर्मिनल लिंकेज पानी का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है, जिसका रासायनिक अभिक्रिया नीचे है। एटीपी टूट जाता है एडीपी प्लस 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा में हमें मिलती है। एटीपी से पैदा हुई इस ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं में मांसपेशियों के संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेगों के संचालन और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। कुपिका कोश। यदि कुपिका कोश की सतह फैला दी जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेगी, जो कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। धूम्रपान श्वसन तंत्र में सीलिया बालों को नष्ट कर देता है। सीलिया सांस की हवा को छानने में मदद करती है। तंबाकू या तंबाकू उत्पादों से मुंह के कैंसर और अन्य फुसफुसिया रोगों का खतरा बढ़ जाता है। मछलियाँ श्वसन के लिए अपना मुंह और ओपेरुकुलम, जिसे गलफड़े का ढक्कन बोलते हैं, को खोलती और बंद करती हैं। कलोम या गलफड़ा जलीय जीवों में पाया जाने वाला एक श्वसन अंग है, जो कि मछलियों में होता है। पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा हवा में ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों में सांस लेने की दर जलीय स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत तेज होती है। पसलियों के बीच मांसपेशियाँ। पसलियों के बीच की मांसपेशियाँ तीन परतें होती हैं, सबसे ऊपर, उसके नीचे और सबसे नीचे। ये मांसपेशियाँ पसलियों के बीच खाली स्थान को भर देती हैं। परिवहन से संबंधित बिंदु। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों को ऊर्जा की उच्च आवश्यकता होती है और वे अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मनुष्य में रक्त का संचार दुगना होता है। हृदय में 3 कक्ष, उभयचर और कई सरीसृपों के दिल में 3 कक्ष होते हैं,
क्योंकि उन्हें अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। उनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है और ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के कुछ अंतः मिश्रण को सहन कर सकता है। हृदय में 2 कक्ष। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। रक्त को गलफड़ों में पंप किया जाता है और गलफड़ों में ऑक्सीजन के बाद शरीर में पंप किया जाता है। मछली में रक्त का एकल परिसंचरण होता है। शिराओं की अपेक्षा धमनियों में रक्तचाप बहुत अधिक होता है। संकुचन दाब। नीले के संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दबाव को संकुचन दाब कहा जाता है। शिथिल या विश्राम दाब। नीले के विश्राम के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दबाव को शिथिल या विश्राम दाब कहा जाता है। सामान्य संकुचन दबाव 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और सामान्य शिथिल या विश्राम दबाव लगभग 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। उच्च रक्तचाप को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। यह धमनी के संकुचन के कारण होता है, जिससे धमनी टूट भी सकती है। धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। उच्च दबाव में धमनियों में मोटी लोचदार दीवारें होती हैं। शिराएं विभिन्न अंगों से रक्त इकट्ठी करती है और उसे वापस हृदय में लाती हैं। उन्हें मोटी दीवारों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दबाव कम होता है, लेकिन वाल्व होते हैं जिसके कारण रक्त के प्रवाह को पीछे की दिशा में जाने से वाल्व रोक देते हैं। धमनिका और छोटी शिरा। धमनियों से रक्त धमनिकाओं में जाता है। धमनिकाओं से रक्त छोटी शिराओं में जाता है। छोटी शिराओं से रक्त शिराओं में जाता है। शिराओं से रक्त हृदय में जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।